हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो आपने एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वही हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इनसे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप से हमें प्रिपरेशन करना है, हमें जो बीएससी की बुक्स है उनमें से किस टाइप का कॉन्टेंट रीड करना है। स्पेशली कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स पर कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये सभी आपकी जो जीवन संस पब्लिकेशंस की बुक हैं वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स कहता है, इसका रैंक बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इज लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 3 या ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से जो क्वेश्चन का डिज़ाइन है सबसे पहले उसको समझो। मतलब आपसे क्या पूछा गया है, ऑप्शन पर जाइए। हमें ऑप्शंस में ये पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 से लेस या ग्रेटर है, 3 से लेस या ग्रेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपसे रैंक नहीं पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का रैंक बताओ, यानी कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। और वो क्या होती है अभी देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम बहुत सारे अलग अलग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट फाइंड आउट करने की बजाय हम क्या करेंगे, सबसे जो सिंपल तरीका होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स हमारे पास है 3x3 ऑर्डर की, है ना। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। हमें ये पता है कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। क्या होगा, लेस देन 3 होगा। क्लियर। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता कि इस मैट्रिक्स का रैंक बताओ तो हम 2x2 की मैट्रिसेस को लेते, यहाँ से सब मैट्रिक्स उठाते, 2x2 या जितने भी सब मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है उनका रैंक फाइंड आउट करते, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते। वहाँ से अगर एक भी डिटर्मिनेंट 2x2 का अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आता है, यानी नॉन जीरो आता है, तो इसका 2 रैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। 1 2 3, 3 2 1, 1 1 1। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसको ऑपरेट कर रहे हो या जो हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो अप्लाई कर रहे हो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेती हूँ। 1 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, राइट। दिस इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 1 इज 2, माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 प्लस 3। आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए मेरा 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्लियर दैट। क्योंकि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले जो आपको ऑर्डर गिवन है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 आ गया इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं है, जितने भी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होती है। अगर रैंक 3 नहीं है ऑब्वियसली रैंक ऑफ ए लेस देन 3 होगा। ऑप्शन पर चले जाओ। लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ग्रेटर देन 2 अगर ऑप्शन अगर राइट हो सकता है तो क्या होता, 3x3 का डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आता, इसका रैंक 3 हो जाता। या तो इसका रैंक 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। क्लियर दैट। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। इधर आते हैं, लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 भी नहीं हो सकता, रैंक ग्रेटर देन 3 होगा ही नहीं। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट है कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन 3 होगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि रैंक आपको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और यहाँ पे चेक करा कि 3x3 का अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका रैंक 3 से लेस होगा। यही ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा गया है यहाँ पे, है ना, जो सही नहीं है। इज दैट कंटेनिंग ओनली 0 वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जब हम थ्योरम्स कर रहे होते हैं तो इस टाइप की चीज़ों को स्किप कर देते हैं। आपने देखा भी होगा, ये जो आपको नोट में गिवन होती है या फिर जो थ्योरम होती है उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको दी गई होती है। ठीक है। सेकंड कहते हैं, अभी इसको डिटेल में समझते हैं। ए सेट कंटेनिंग अ नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एवरी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। जब भी हम एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये चल रहा है सारा का सारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर, अलजेब्रा का जो हमारा चैप्टर है ना,
तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ये थ्योरम्स भी आपके पास आती है और लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपने लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा। क्लियर? तो वहाँ पर आप ये जो थर्ड जो लाइन है अगर आपने पढ़ा है तो ये हमारी एज इट इज़ थ्योरम है। तो ऐसी थ्योरम्स जिनकी स्टेटमेंट एज इट इज़ दी जा सकती है कि ये राइट है या नहीं है, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो सारा बेसिक में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। कहते हैं कि ऐसा सेट जिसमें जीरो वेक्टर है कंटेनिंग ओनली जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या हो सकता है? पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, लीनियरली इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम ये बताते हैं कि मेरे पास एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा अल्फा, जिसके साथ मैं इस वेक्टर के साथ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेती हूँ, दिस इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा कांस्टेंट हमने जो स्केलर यूज़ किया है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये सेट हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नॉन 0 आती है तो ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा ही होता है हमारे पास, जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम देखते हैं। अब यहाँ पे अल्फा इंटू 0 इक्वल्स टू 0, हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, एनी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर देगा 0। तो यहाँ से जो हमारे पास अल्फा नंबर होगा ये क्या होगा? नॉन जीरो नंबर होगा। अगर स्केलर हमारे पास नॉन जीरो है, दैट मीन्स जो सेट है जिसमें ओनली 0 वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अ सेट कंटेनिंग अ नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर हमने मान लिया ए वेक्टर इसके अंदर है और ए की वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मुझे लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। यहाँ पर एक स्केलर मैंने लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ए के साथ, दिस इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, इसका क्या मतलब है? या तो अल्फा 0 होगा या फिर ए की वैल्यू 0 होगी। बट ए तो मेरे पास क्या है? नॉन जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 कौन हुआ? अल्फा। अगर स्केलर 0 है, दैट मीन्स जो आपके पास सिंगलटन सेट है नॉन जीरो एलिमेंट का, ये क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर दैट पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है। ओके, तो एक सिंगलटन सेट जिसमें 0 वेक्टर होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट। एक सेट जो सिंगलटन है लेकिन नॉन जीरो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। एंड एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। सुपर सेट का क्या मतलब है भाई? आपको एक यहाँ पे गिवन है A1, A2, A3, मैं यहाँ पे 3 वेक्टर्स का सेट ले लेती हूँ। कहता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो हम स्केलर्स यूज़ करेंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, उनमें से कोई ना कोई एक स्केलर नॉन जीरो जरूर होगा, तभी लीनियरली डिपेंडेंट हुआ। अगर सारे स्केलर 0 हो जाएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता। क्लियर? अगर यहाँ पर जो स्केलर मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया, अल्फा 1 A1, अल्फा 2 A2 प्लस अल्फा 3 A3 इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर नॉट ऑल 0। ठीक है, ये हमने किसकी डेफिनेशन लगाई कि एक सेट हमने लिया जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर आप इसका सुपर सेट लेते हो, इसमें आप A4, A5, A6, A7, A10 तक आप इसके अंदर वेक्टर्स ले लीजिए, A1 से A10। लेकिन यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 में से एक तो नॉन जीरो वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आगे के वेक्टर्स के साथ A4 से A10 के वेक्टर्स के साथ जो स्केलर्स अगर वो सारे 0 भी हो जाते हैं तो भी इसके पास एक नॉन जीरो स्केलर है, तो इसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। अंडरस्टैंड? तो रॉन्ग कौन सा हुआ? आंसर हमारा क्या हुआ? फर्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक ये मैं करवा रही हूँ। ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है a इक्वल्स टू 1√2 माइनस √2 -1, ये मैट्रिक्स गिवन है देन बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? अगर A मैट्रिक्स हमारे पास है सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज A - λI डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0।
क्लियर दैट? ये क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें बताना है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से कौन सी इक्वेशन सही है। तो हमें ये कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इससे फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के हमारे पास है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेकर चलेंगे 2 क्रॉस 2 1 0 0 1, राइट। इसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। a में से माइनस कर दो, a क्या है 1 माइनस लैम्डा, √2 माइनस 0 कीजिएगा तो √2 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इज माइनस √2 माइनस 0 इज माइनस √2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये -1 माइनस लैम्डा, दिस इक्वल्स टू 0। ओके, एक ही मिनट का क्वेश्चन है, कोई इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 प्लस लैम्डा, माइनस √2 इंटू √2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 0, राइट। implies that minus a minus b a plus b, a square minus b square plus 2 equals to 0। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आ जाती है। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, माइनस कॉमन ले लीजिए और राइट हैंड साइड पर ले जाइए। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ऑलराइट, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब लैम्डा की जगह क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देन बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। लैम्डा स्क्वायर ये हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हम ले लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब हम ए जो इसके अंदर मैट्रिक्स है लैम्डा इक्वल्स टू ए पुट करते हैं। जैसे ही आपने लैम्डा के प्लेस पर ए पुट किया तो जो कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट आपके पास है तो उसको आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं। मैट्रिक्स में आप कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर चलूँगी 1 इंटू आइडेंटिटी, ये हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो इसको हम लिखते ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0, देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर दैट? सो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं आता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा अप टू सॉन आर रूट ऑफ द इक्वेशन x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है। देन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा अप टू सॉन इज इक्वल्स टू, इनकी मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगी ये आपको बताना है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको स्टेटमेंट भी और जिनका बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है इसका ये हम देख लेते हैं। हमारे पास है x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अगर किसी भी इक्वेशन, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अल्फा बीटा, 2 रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं भाई, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। मेरे पास क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। क्लियर दैट? इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या है, x रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1, ये सारे के सारे इसके रूट्स है ना, x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा अप टू सॉन लिख सकते हैं। दोनों साइड जो डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1 फैक्टर से, x माइनस 1 फैक्टर से अगर आप डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। सो x रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा अप टू सॉन, ठीक है। अब इधर से जो आपके पास स्टेटमेंट है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या टर्म आती है ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर डिवाइड करना है इस टर्म को।
देखिए इसको वैसे तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उसको भी याद कर सकते हो, लेकिन वो आता कहाँ से है? अगर आपके पास गिवन होता x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, कैसे सॉल्व करते हो? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, कैंसिल आउट, आंसर आ गया x प्लस 1। ठीक है, अगर एक्स क्यूब माइनस 1 दे दिया जाए, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये टर्म इससे कैंसिल और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता, राइट। अगर आपके पास होता x4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, अगर यहाँ पे होता x4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले फॉर्मूला अप्लाई करते एंड अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाता इसका जो डिवीजन के बाद होता है। अब यहाँ पर है x की पावर n माइनस 1। अब आप देखिए जब यहाँ पे x स्क्वायर था तो x प्लस 1, यानी कि 1 डिग्री कम, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1 डिग्री कम आएगी। क्यूब था, x माइनस 1 से आपने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया। सेम तरीके से यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो x की पावर n में से आप एक माइनस कर दो, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस अप टू सॉन, लास्ट में क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पर मेरे पास ये चल रहा है एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा अप टू सॉन। ठीक है, अब मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स को यहाँ से हटाना है और मुझे चाहिए क्या? 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, लेकिन मेरे पास है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x को 1 पुट कर देंगे। है 1 ही मिनट का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगी आपको 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सॉन, लास्ट में क्या है? 1 प्लस 1। कितने टाइम है ये? n माइनस 1 से स्टार्ट किया हमने, x की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1 से लेकर n माइनस 1, ये टर्म होगी n माइनस 1 और एक टर्म और आपके पास है, तो टोटल ये जो जितने भी टर्म्स है कितनी है? ऐसे लिखते हैं इसको, n टर्म्स। हमारे पास ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 है ये n टाइम ऐड किया हुआ है, तो n टाइम ऐड करोगे तो क्या रहेगा? इक्वल्स टू n। तो इसका जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है वो मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के जो ऑप्शन है, फर्स्ट इज r बाई क्यू, सेकेंड ऑप्शन गिवन है q बाई r, थर्ड वन इज माइनस r बाई क्यू एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है माइनस q बाई r। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है और आपको बता रहा है समेशन ऑफ 1 बाय अल्फा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, समेशन ऑफ 1 बाय अल्फा का मतलब क्या कहना चाह रहा है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ से इस क्वेश्चन के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो सिंपल अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो आप क्या करोगे? सम ऑफ रूट फाइंड आउट करोगे, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं सम ऑफ रूट फाइंड आउट करती हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या रहेगा? माइनस पी बाई 1, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है। अल्फा बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, ये नेगेटिव था, नेक्स्ट पॉजिटिव होगा, क्यू बाय 1 मीन्स क्यू। अगेन प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस आर बाय 1। सम ऑफ रूट एक एक का सम किया हमने तो नेगेटिव आता है, फिर 2 के प्रोडक्ट का सम किया पॉजिटिव हो जाएगा, तीनों की प्रोडक्ट किया तो वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, ये तो फॉर्मूलाज आपको पता होंगे, बेसिक सी चीज़ें हैं। मुझे जो वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। नाउ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, क्या कर लेते हैं? हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, अल्फा बीटा गामा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? बीटा गामा प्लस बीटा कैंसिल करेंगे, अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है, अभी हमने बताई यहाँ से, क्यू डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस आर, दिस इज क्यू बाय आर। क्लियर दैट? एक तो ये मेथड इसका है, ओ माइनस सॉरी
माइनस, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि भाई यहाँ से जो अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इज 1 रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, अगर मैं कहूँ 1 बाय अल्फा किस इक्वेशन का रूट होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एक्स इसका अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू अल्फा। 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा। तो क्या मैं 1 बाय एक्स को y ले लूँ? पुट 1 बाय एक्स इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा, यानी जो इक्वेशन y में होगी वो उसका जो रूट होगा वो 1 बाय अल्फा रूट होगा, राइट। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, दिस इज 1 बाय y, और पुट कर दीजिए जो आपके पास इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर मैंने x के प्लेस पर पुट किया 1 बाय y, सो 1 बाय वाई क्यूब p बाय वाई स्क्वायर q बाय y प्लस r इक्वल्स टू 0। वाई क्यूब एलसीएम ले लेते हैं, सो r इंटू वाई क्यूब प्लस q इंटू वाई स्क्वायर p इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आई है इसके रूट क्या होंगे? जैसे मैंने अल्फा के केस में बताया कि अल्फा इसका रूट है तो 1 बाय अल्फा इस इक्वेशन का रूट होगा, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल जो रूट होते हैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा, तीनों इसके रूट आ जाएंगे। क्लियर दैट? मुझसे क्या पूछा गया है? सम ऑफ दिस रूट्स, क्योंकि ये 3 इसके रूट्स हैं, अगर मैं इनका सम करती हूँ तो यही तो हमसे पूछा गया है। सो सम ऑफ रूट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा इज माइनस क्यू बाय आर। आप इस टाइप से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ज्योमेट्री से लिया गया है। इक्वेशन 36x स्क्वायर 24xy 29y स्क्वायर माइनस 22x प्लस 126y प्लस 81 इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? कॉनिक की इक्वेशन है। कहता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पैराबोला को, इलिप्स को, हाइपरबोला का, या फिर सर्कल को। चारों केस हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्या होती है? ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको इसकी जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी आप कंपेयर करके a h b g f c की वैल्यू निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड? जो 2 मल्टीप्लाई है जहाँ जहाँ पर, उसको बड़ा ध्यान से करना है। 2 से डिवाइड करके तब इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आएंगी। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इनकी वैल्यूज आप कंपेयर करके फाइंड आउट करोगे। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल की क्या क्या कंडीशंस होती है। देखिए, अगर ये जनरल इक्वेशन मेरे पास है, सो ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन आएगी, यानी ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर दैट? अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इलिप्स होगा। ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 देन हाइपरबोला। ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन पैराबोला। और सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या होता है? अगर आपने सर्कल की इक्वेशन देखी हो तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि x इंटू वाई ये टर्म सर्कल की इक्वेशन में नहीं आती है। अगर ये टर्म मुझे हटानी है तो क्या होगा? h को 0 होना पड़ेगा, राइट? और जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा आपको। सो a इक्वल होगा b के। अगर ये कंडीशन होती है तो ये सर्कल होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ से कंपेयर करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आप यहाँ से बता सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई नहीं बनता है तो फिर हम सर्कल की चेक करेंगे। मतलब अगर जो ऑप्शन दिए गए हैं ना उसी के अकॉर्डिंग चलो। ऑप्शन पैराबोला है तो पैराबोला की आप कंडीशन चेक कर लीजिए, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वहीं से पता चल जाएगा। तीनों में से कोई होगा तो वहीं ठीक है, अदरवाइज क्या रहेगा? सर्कल रहेगा। सर्कल की कंडीशन भी आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सेंटर ऑफ द कॉनिक, यहाँ से कॉनिक के सेंटर आपको बताने हैं। और ये जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने शायद, हाँ, अभी जो पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, हाइपरबोला जो हमें बताना था, इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या आंसर आता है। और एक ये क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, और मुझे डेफिनेटली आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आपका आंसर आया है। यहाँ पर जो आपके पास गिवन है इक्वेशन, ये इक्वेशन कॉनिक की इक्वेशन है। अब किसी भी कॉनिक के सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं?
ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम लेकर चलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के एक्स वाई का फंक्शन हमारे पास है, राइट। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए मुझे चाहिए करली एफ बाय करली एक्स एंड करली एफ बाय करली वाई। दो इक्वेशन मेरे पास आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी और वो होते हैं सेंटर ऑफ एनी कॉनिक। यहाँ पर आपको कॉनिक की नेचर नहीं बतानी कि ये इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं डिस्कस करना, केवल सेंटर फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करली एफ बाय करली एक्स, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। करली एफ बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो 16x माइनस यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 4y, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, y यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, माइनस 16, इसके पास x नहीं, इसके पास x नहीं है, 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई मुझे एक्स वाई में। सिमिलरली करली एफ बाई करली वाई आप फाइंड आउट करोगे, ये 0 हो गया, यहाँ से माइनस 4x, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ से 10y, ये 0 माइनस 14 और ये 0, इसका डेरिवेटिव 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो और ज़रूर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आया। इस टाइप से, क्योंकि अभी हमारे पास जो एमएससी एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अभी 1 मंथ से ज़्यादा ही है, तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे एंड प्लस मैं साथ साथ जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ कंप्लीट बीएससी के, और ये आपके जल्दी ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एप्लीकेशन पर, तो ये नोट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बल्कि मैं कहूँगी कि अगर आप वो नोट्स भी अच्छे से रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन A0 0 B 0 और C पॉइंट है 0 0 C। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन स्फीयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली। चलो इसका सोल्यूशन मैं बाद में बताती हूँ, पहले देखते हैं डायरेक्ट हम कैसे समझ सकते हैं कि ये स्फीयर की इक्वेशन जो है वो इन तीनों पॉइंट से और एक ओरिजिन से 4 पॉइंट से अगर पास करती है तो कौन सी आएगी। देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास गिवन है, यहाँ पर ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट है। जैसे अभी सर्कल की क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली स्फीयर में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल होते हैं, बट इस इक्वेशन में कहीं नहीं बोला गया है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है। इसका मतलब इनकी वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कॉफिशिएंट इक्वल है, लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड, यहाँ पे जेड का कॉफिशिएंट है नेगेटिव, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट नेगेटिव, 2 पॉजिटिव है, तो ये भी बहुत कम चांसेस रखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको एक सिमेट्री से दिखाई देगी, तीनों नेगेटिव है और तीनों के कॉफिशिएंट जो हो वो इक्वल है। वैसे राइट आंसर हमारा 3rd ही है। कैसे आता है ये देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? 4, u v w एंड d। इनकी वैल्यू हमें चाहिए और हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले कहते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब x y z तीनों 0 होंगे। ओके, स्फीयर passes through origin एक्स वाई जेड को 0 पुट कर दो, ये सारी टर्म 0, क्या आ जाएगा? डी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy प्लस 2wz इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब 3 पॉइंट आपके पास है, यहाँ से भी हमारा जो स्फीयर है वो पास करता है। अब ये स्फीयर पास करेगा a 0 0 से, इसका मतलब x को a पुट करोगे, y को 0, z को 0। सो इट पासेस थ्रू पॉइंट a, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, a पॉइंट जब यहाँ पे पुट कीजिएगा, a स्क्वायर ये 0 यहाँ से आ जाएगा 2ua, सारे टर्म 0 हो जाएंगे आगे की, क्योंकि y z दोनों 0 हैं। यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल सकते हो, a कॉमन लीजिएगा, 0 हो जाएगा। सो a प्लस 2u इक्वल्स टू 0, u की वैल्यू आ गई -a/2।
सिमिलरली जब आप ये पॉइंट पुट करोगे तो v आ जाएगा -b/2, और जब ये पॉइंट पुट करोगे इस इक्वेशन में w आ जाएगा -c/2। इन सभी को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब यहाँ पे इधर आप पुट करोगे, ना कि इस इक्वेशन में, क्योंकि ये ओरिजिन से भी पास करता है। अंडरस्टैंड। इधर मैंने पुट किया u को -a/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा -ax। यहाँ पर पुट करोगे v की वैल्यू -b/2, 2 से 2 कैंसिल, -by, एंड सिमिलरली -cz = 0। ये इसका मेथड है, लेकिन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। और क्योंकि ये स्फीयर का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस में जरूर आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द पोल ऑफ द प्लेन Lx + My + Nz = P with respect to conicoid ax² + by² + cz² = 1। ये बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स गिवन है, प्लेन और जो हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड होता है, और आपको ये थ्योरम का रिजल्ट पूछा गया है यहाँ से। ये थ्योरम है एज इट इज़, इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इसका आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ओके, L/AP देखो कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट दिया गया है, तो अगर आपको याद होगा तभी आप इसका सही आंसर टिक कर पाओगे। इसको आप याद करेंगे, L/AP, M/BP, N/CP। अगर यहाँ पर आपको LMN के और P के प्लेस पर अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती तो आप इसको कंपेयर करते, और यहाँ पर ABC के प्लेस पर भी कोई अदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती, और फिर आपको जो ऑप्शन गिवन होते उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना होता। हम उसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास प्लेन गिवन है 2x + 3y 5z = 1, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन रहेगी सॉरी 6y² + 3z² = 1, और आपसे फिर पूछा जाए यहाँ पर कि पोल ऑफ प्लेन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड, तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। कंपेयर करेंगे, यहाँ से LMN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ABC फाइंड आउट करेंगे, और इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, और फिर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से if P is a prime number and P divides AB, then either P divides A और P divides B। हमने थ्योरम की हुई है, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन ये हमारे पास है। क्लियर। इफ A congruent B mod M, then A and B leave the same remainder when divided by M। अगर M इन दोनों को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा, और इसका कन्वर्स पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। ये भी हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम का रिजल्ट पूछा गया है। ये भी राइट है, ये भी राइट है। हमें क्या बताना है कि जो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट कहता है इफ P इज अ प्राइम नंबर देन बाय विल्सन थ्योरम P + 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 0 mod P। अब ये आंसर जो है इसका रॉन्ग आंसर है, और ये आप कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर यानी कि विल्सन थ्योरम का जो रिजल्ट है वो क्या होता है। तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका जो आंसर आपको टिक करना है क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है विल्सन थ्योरम की। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि कितना बेसिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई किए। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा पाऊँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।